अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर मुत्तकी भारत के 5 रोजा दौरे पे हैं। इन 5 रोजा दौरे के दौरान कल उन्होंने वजीर खारजा शंकर जी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें खवातीन की नहीं शिरकत होने की वजह से तनाज़ुर का सबब भी बन गया। आज वो देवबंद के दौरे पे हैं और देवबंद में उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। सवाल ये है कि आखिर तालिबान हुकूमत जिसको भारत सरकार तस्लीम नहीं करती है, उसके बावजूद उसके वजीर खारजा का भारत में इस्तकबाल क्यों किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ मफादात की पॉलिसी है या फिर भारत और अफगानिस्तान के दौरान दीना ताल्लुकात का नतीजा है? दूसरा अहम सवाल ये है कि मीडिया में देवबंद के दौरे को किस नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि यही मीडिया है और भारत की एक बड़ा तबका है जो देवबंद को अफगानिस्तान तालिबान से जोड़कर बदनाम करता रहा है। अब जबकि वजीर खारजा जो भारत के मेहमान हैं वो सरकारी दौरे के दौरान देवबंद जा रहे हैं, तो क्या इस दौरे की वजह से देवबंद को लेकर जो परसेप्शन है, जो गलत बयानियां है, उसको खत्म होगा और इस दोनों मुल्कों के ताल्लुकात से पूरे खित्ते में जो इस वक्त बहुत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार, उस पर क्या असर मुरतब होने वाले हैं? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर रियाज अहमद साहब, जो आलिया यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के उस्ताद हैं और अफगान उमूर पे उनके गहरी नजर है और उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा भी किया था चंद साल कबल। तो रियाज साहब, आपका इंसाफ न्यूज ऑनलाइन में खैर मकदम है। पहला मेरा सवाल ये है कि आखिर भारत को अफगानिस्तान के वजीर खारजा उस हुकूमत को जिसको भारत तस्लीम नहीं करता है, उसका इस्तकबाल करने की जरूरत क्यों पेश आई? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। ये इस चीज को दो पार्ट में देखने की जरूरत है। पहले तो ये है कि जो अभी आए हैं फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के इंडिया, ये ऐसा नहीं है जैसे मीडिया में या बहुत सारे लोग जो अफगानिस्तान को या इंडिया के रिलेशन को, फॉरेन रिलेशन को क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, उनको लग रहा, कई लोग उसको हमास से जोड़ रहे हैं, कई लोग अमेरिका ने, ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं कुछ टैरिफ के, बहुत सारी चीजों से उसको जोड़ के देख रहे हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो अफगानिस्तान को खासकर और इंडिया अफगान रिलेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करते रहे हैं, तो मैं 2010 से समझिए अफगानिस्तान को क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, तो हम जैसे लोग सरप्राइज नहीं है। एक्चुअली हमारे लिए ये एक मैनिफेस्टेशन है, पहला एक बड़ा एक्चुअली दूसरा है। पहला हुआ था जब मिश्री साहब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी जब मिले थे मुत्तकी साहब से ही यूएई में कुछ महीने पहले, तो यूएई में, तो वो पहला था। और दूसरा ये, लेकिन ये बहुत मेजर है क्योंकि एक फॉरेन मिनिस्टर को आप होस्ट कर रहे हो और उस, जैसा आपने बताया, ऐसी गवर्नमेंट जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो ऑफिशियली, तो ये सरप्राइजिंग मेरे लिए नहीं है, या जो भी क्लोज वॉचर है फॉरेन रिलेशन के इंडिया के, उनके लिए कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि ये डेवलपमेंट कई स्टेप्स के बाद ये आया है और उतना तो वक्त मुझे नहीं मालूम कितना हम डिटेल में जा पाएंगे। लेकिन ये सरप्राइज, एक चीज और समझने की है कि आपको याद होगा 2021 अगस्त, स्पेशली 15 अगस्त के दिन जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन तालिबान वापिस पावर में आए थे काबुल में, को उन्होंने वापिस काबुल पहुंच गए थे और फिर कुछ हफ्ते बाद उन्होंने सरकार बना ली फॉर्मली। तो उस सरकार को बनने के, वो जब 15 अगस्त को जब आए थे, बल्कि 13, 14, 15 अगस्त जो धीरे धीरे काबुल के करीब हो रहे थे, तो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो अपनी एम्बेसी को एक तरह से छोड़ के भाग आए थे वहां से। अपने सारे उनके डिप्लोमेट्स, बहुत सारे तो पहले ही निकल गए थे, बट जो कुछ डिप्लोमेट्स बचे भी हुए थे वो सब निकल आए थे, सब चीज को वैसे। ये यहाँ तक कि कई सारे इंडियन सिटीजन जो वहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एनजीओ सेक्टर्स में काम करते थे, वो सब वहाँ फंस गए थे और उनको भी छोड़कर इंडियन डिप्लोमेट्स आ गए थे। तो जैसे अमेरिका भागी थी, कहीं ना कहीं इंडिया भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वहां से भाग के आए, डर से, या जैसे बोले, या शॉक में थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि 2021 में जब ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया का तालिबान से डायरेक्ट
बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं था। इंटेलिजेंस लेवल पे थोड़ी हो सकती है, लेकिन बहुत पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज्यादा ये नहीं था। और शायद इंडियन डिप्लोमेट्स को या इंडियन गवर्नमेंट को, ऑफकोर्स डिप्लोमेट्स खुद अपनी मर्जी से नहीं आए होंगे, उन्हें ऑर्डर किया गया होगा आने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो। और कई सारे लोगों ने ये इसको सिंबॉलिकली देखा कि पाकिस्तान इन, इंडिया आउट, पाकिस्तान की वापसी हो रही है अफगानिस्तान में, और हिंदुस्तान जो है वो लिटरली सिंबॉलिकली वहां से भाग गए। लेकिन एक बार जब ये क्लियर हो गया कि ये इंडिया ने एक गलती करी थी, मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि इंडिया ने एक गलती करी थी कि तालिबान से उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं था पहले। लेकिन जैसे ही इंडिया ने रियलाइज करा कि ये अब तालिबान इज अ रियलिटी, न्यू रियलिटी इन अफगानिस्तान, तो उन्होंने बहुत टाइम नहीं लिया। उन्होंने कतर में जो तालिबान के जो डिप्लोमेट्स थे उनसे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से मिले, वहां जो एम्बेसडर थे इंडिया के, और धीरे धीरे तब से ही कई सारे ये हुए। और खासकर जब वहां अर्थक्वेक हुआ या दूसरे इस टाइप के जब कुछ कैलेमिटीज हुई, तो इंडिया ने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे फूड ग्रेन्स हो, चाहे दूसरे इस तरह के जो ह्यूमैनिटेरियन एड होते हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, कल फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिकॉग्नाइज किया कि जब अर्थक्वेक आया अभी रिसेंटली, तो इंडिया ने सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया। उसकी एक वजह यह भी है कि हम सबसे करीब में भी है, साउथ एशिया में ही हम है। तो ये एक बात है कि ये तुरंत से नहीं हुआ। हाँ, ये बात आपने सही कहा, इंडिया ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद रिकॉग्निशन की जरूरत भी नहीं है। मतलब डिफेक्टो बोलते हैं, डिजियोर होता है जो ऑन पेपर आप करते हो, और एक डिफेक्टो होता है। डिफेक्टो इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया है, उनके एम्बेसडर यहाँ आ गए हैं, सॉरी उनके फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, एम्बेसी हैंड ओवर कर दी गई है। कल फॉरेन मिनिस्टर जो एम्बेसी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो एक सिंबॉलिक ये भी था कि अब एम्बेसी जो है वो तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनके हाथ में है, और उनके एम्बेसडर आएंगे, और इंडिया भी अपनी एम्बेसी वहां ओपन कर रही है। तो मतलब अब फॉर्मेलिटी रह गई है जो शायद इंडिया कभी ना करे, कभी माने अभी ना करे, इमीडिएटली ना करे। और ये हमने पहले भी जो आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स हमने लिखे हैं उसमें ये पॉइंट आउट किया है कि इंडिया तुरंत ये नहीं करेगा। इंडिया तभी करेगा जब इंटरनेशनल कम्युनिटी, माने अमेरिका और जो बड़ी इस तरह की कंट्री है वो कर दे, जिस दिन करेगी जब रिकॉग्नाइज, उसके बाद फॉर्मली इंडिया करेगी। लेकिन इंडिया ने एक तरह से, जैसा मैंने बताया, कल जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पे तालिबान का जो अपना झंडा है वो रखा हुआ था, जो ट्राई कलर अफगानिस्तान का झंडा है वो वहां पे नहीं था। ऑल्दो अभी भी एम्बेसी के बाहर अफगानिस्तान के पुराने जो रिपब्लिक टाइम के झंडे हैं वही है। तो ये एक बात हुई जो रिकॉग्निशन की। दूसरी बात जो आपका दूसरा एक सवाल क्या था इससे जुड़ा हुआ? दूसरा मेरा सवाल ये था कि इस दौरे के बाद इस जो खित्ता है साउथ एशिया का, उसमें क्या असरात मुरतब होंगे? अच्छा, तो साउथ एशिया में ऑफ कोर्स इसका असर होगा, बहुत सारी चीजें। इसका असर तो हमें उसी दिन मिल गया जिस दिन फॉरेन मिनिस्टर यहाँ दिल्ली आए थे। पाकिस्तान में परसों रात में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, अफगानिस्तान में काबुल में भी किया, और काबुल के बाहर एक प्रोविंस है पक्तिका, वहां भी किया। दो प्रोविंस में उन्होंने, दो जगह पे किया उन्होंने स्ट्राइक। और उनका ये क्लेम था कि जो टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उसके लीडर पे उनका अटैक था, ये टारगेट। लेकिन हमें ऑलरेडी वीडियो और ऑडियो रिलीज हो रही है कि वो जिंदा है, उन पे कोई अटैक, वो सेफ है। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं सिंबॉलिक वो भी था, एक पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है कि वो ये इस जो विजिट हो रहा है उससे बहुत खुश शायद नहीं है कि वो यहाँ है, फॉरेन मिनिस्टर उसी टाइम अटैक करना। ये सिंबॉलिक एक पाकिस्तान का एंग्स दिखाता है। और इससे साउथ एशिया की डायनेमिक चेंज। यहाँ पे एक चीज समझने की जो जरूरत है इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन को लेके, ये पहले भी मैंने एक आर्टिकल में हाईलाइट किया है कि पिछले साल एक आर्टिकल लिखा था कि तालिबान, ये जनरल एक समझ है कि तालिबान को तो पाकिस्तान का ही सपोर्ट था। तालिबान के पहले जो मुजाहिदीन जब 80s में लड़ रहे थे सोवियत के खिलाफ, उनको भी पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट था, उनकी भी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही होती थी। लेकिन एक बार जब मुजाहिदीन सरकार बना लेते हैं काबुल में, और उनकी प्रॉब्लम पाकिस्तान से शुरू हो जाती है, और फिर तालिबान आता है जिसको ऑफ कोर्स फिर से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया। और इसकी वजह यह है कि जो दुरंद लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, और उनकी जो दुरंद लाइन के दोनों तरफ की जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है, वो ऐसी है
कि जो भी सरकार अब काबुल में होगी उनका रिलेशन इस्लामाबाद से बहुत अच्छा नहीं रहेगा बहुत दिन तक। सो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो अभी हम देख रहे हैं तालिबान सरकार, उसको इस पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है कि ये दोनों का रिलेशन बहुत दिन तक बहुत अच्छा चलना मुश्किल है, पॉलिटिकल डायनामिक्स ही ऐसी है और इंडिया इस चीज को रियलाइज कर रहा है। बट ये मैं बोलूंगा कि अगर सिर्फ इंडिया इस पे फोकस करे तो ये एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी भी होगी। आप सिर्फ अफगानिस्तान को पाकिस्तान को काटने के लिए देख रहे हो, इससे ज्यादा अगर आप नहीं देखते हो तो ये इंडिया की गलती होगी। आई होप इंडिया ऐसी नहीं कर रही। एक चीज और लास्ट पॉइंट मैं बोलूंगा कि हमें अफगानिस्तान को रिलेशन को, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन को समझने के लिए ये भी नजर में ध्यान में रखना चाहिए हमें कि अगर कि आप 15 अगस्त के 1947 के पहले की बात करें, मतलब जब तक पाकिस्तान एक अलग कंट्री नहीं बनी थी, तो इंडिया और अफगानिस्तान नेबर है थे। हिस्टोरिकली इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो जैसे हमारा हम कलकत्ता में अभी बैठे हैं, जैसे बंगाल और बांग्लादेश है, या इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन तो अच्छे नहीं है लेकिन एक नेबर है, वैसे इंडिया और अफगानिस्तान हिस्टोरिकली जब से दुनिया है, जब से सिविलाइजेशन है, तब से हम नेबर थे। और कई बार आप जानते हैं मुगल के टाइम में, अशोका के टाइम में, कई अलग अलग रेजिम में अफगानिस्तान का बहुत सारा हिस्सा जो है वो इंडियन एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था उसका ही हिस्सा था वो। तो इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन में इस चीज को ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टिल 14 अगस्त 1947 इंडिया और अफगानिस्तान नेबर थे। ये पाकिस्तान बन गया इसलिए नहीं है, इसीलिए हमारा जो रिलेशन इंडिया का हमेशा अफगानिस्तान से रहा है वो एक नेबर की तरह रहा है। वो ऑल्दो इमीडिएट नेबर नहीं है लेकिन एक पड़ोसी की तरह ही हिंदुस्तान अफगानिस्तान को देखता है जब ये फॉरेन रिलेशन की जब बात आती है। रियाज साहब, मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान है तालिबान, वो सियासी और नजरियाती तौर पे उन लोगों से बिल्कुल अलग, जैसे भारत में आरएसएस हामी नजरिए वाले लोग हुकूमत कर रहे हैं। इन दोनों आइडियोलॉजी में आसमान और जमीन का फर्क है, मशरिक और मगरिब की दूरी, वेस्ट ईस्ट की दूरी। फिर इन दोनों का मिलाप का मतलब क्या है कि सिर्फ मुल्क के वफादात हैं या नजरियाती तौर पर भी करीब हो रहे हैं, या फिर एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं? देखिए आइडियोलॉजिकली अगर देखेंगे तो जैसा आपने बोला कि दोनों दो एक्सट्रीम है। एक इंडिया में जो करंट रेजिम है, करंट गवर्नमेंट है, वो हिंदुत्व के एक राइट विंग आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, और जो तालिबान है वो इस्लाम का एक जो बहुत ऑर्थोडॉक्स फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं रिलीजियन प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करते हैं। जैसा आपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि विमेन जर्नलिस्ट को इवन दिल्ली में अलाउ नहीं किया उन्होंने, वो अब कह रहे हैं कि अलाउ नहीं, ये अनइंटेंशनल था। तो ये उसका एक रिफ्लेक्शन है। हमें मालूम है कि अफगानिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन को लेके या औरतों को पब्लिक स्पेस को लेके अक्सर डिबेट चलती रहती है। तो वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है और उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि तालिबान अब अफगानिस्तान की एक रियलिटी है, बहुत साल से रियलिटी थी बट एक सरकार, अब तालिबान ही अफगानिस्तान की सरकार चला रहे हैं, ये एक रियलिटी है। और जो दो कंट्री, जब आप अपने पड़ोसी नहीं चुनते हो, और ये इंडिया अमेरिका तो है नहीं कि वो हर जगह जाके सरकार बनाएगा, और अमेरिका ने भी अफगानिस्तान में मजे चख लिए हैं सरकार बदलने से, क्या उनके साथ जो हुआ है। तो आप दूसरे देश का सरकार नहीं चुनते हो। जब आप एक कोई भी जो कंट्री होती है, जो फॉरेन पॉलिसी में आप देखेंगे एक कंटिन्यूटी होती है। ऑफ कोर्स जब सरकार बदलती है, सरकारों के बदलने से, जैसे अमेरिका की बात करें ट्रम्प हैं, और जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की जब होते हैं, या हिंदुस्तान में जब यूपीए की सरकार थी और आज की सरकार है, तो बहुत सारी चीजों में कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मोदी सरकार जिस तरह से इजराइल से रिश्ते बढ़ा रही है, वैसा यूपीए के टाइम नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं था कि यूपीए के टाइम में इजराइल से कोई रिलेशन नहीं था और मोदी जी ने नया शुरू किया। बस यूपीए जो है उसको पब्लिकली उस तरीके से असॉर्ट नहीं करती थी जैसे मोदी जी करते हैं। अदरवाइज फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक कंटिन्यूटी है। इंडिया स्पेशली यूपीए के टाइम में
जाना जाता था, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर। इंडिया स्कॉलरशिप देता था, बहुत सारे एड, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज इंडिया की बहुत ज्यादा थी अफगानिस्तान में। तो ये पॉलिसी वाजपेयी साहब के टाइम में शुरू हुआ था। जब वाजपेयी साहब, तब एक 2001-2 में आप जानते हैं, तब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने पॉलिसी शुरू करी जिसको मनमोहन सिंह ने एक नए लेवल पे ले गए। और जब मोदी आए तो थोड़ा 19-20 हुआ, आगे पीछे हुआ, क्या होगा, कैसे सरकार चलेगी, लेकिन वही पॉलिसी कंटिन्यू रही 21 तक, और वही पॉलिसी अभी भी कंटिन्यू है। तालिबान के इसमें एक चीज जो मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान, हिंदुस्तान की जो सरकार है 47 ऑनवर्ड्स, जो भी सरकार रही हो, पहले कांग्रेस की थी, बीच में यूनाइटेड, दूसरे दीगर थर्ड फ्रंट या जो भी बोले यूनाइटेड फ्रंट, इस तरह की सरकार बनी, और फिर बीजेपी, फिर यूपीए, फिर अब अभी बीजेपी जो है, उनका एक जनरल एक प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि जो भी सरकार काबुल में होगी हमारा उससे रिलेशन होगा। फॉरेन रिलेशन यही होता है ना, आप कंट्री के गवर्नमेंट से। अब जब ट्रंप हार गए थे तो इंडिया ने तो ये बोला नहीं कि अब हम अमेरिका से रिलेशन नहीं रखेंगे, मोदी जी के दोस्त जो है वो इलेक्शन हार गए हैं। मोदी जी थे या उसके पहले मनमोहन सिंह थे, ओबामा हो, बाइडेन हो या ट्रंप हो, रिलेशन तो वैसे ही रहा। तालिबान, अफगानिस्तान में बहुत सारी चीजें बदली है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन जब किंग जहीर शाह, किंग जब बादशाह थे वहां के, उनका हिंदुस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन था, उनका हिंदुस्तान से बहुत अच्छा रिलेशन था। और फिर जब उनके कजन ही दाऊद खान जब अपने भाई को हटाकर जब वो बनते हैं, जब वो सरकार बनाते हैं, उनसे भी हिंदुस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन था। जब कम्युनिस्ट की सरकार आती है उससे भी हिंदुस्तान का बहुत, प्रेसिडेंट नजीब से बहुत अच्छे रिलेशन थे। फिर जब मुजाहिदीन की सरकार बनी उनसे भी हिंदुस्तान का बहुत अच्छा रिलेशन था। और जब रिपब्लिकन की सरकार बनती है, जो हामिद करजई हो चाहे अशरफ गनी, उनसे भी हिंदुस्तान के बहुत अच्छे। सिर्फ एक्सेप्शन था जब 90s में तालिबान जब पावर में आए थे, 96 के बाद जब पावर में आए, उस टाइम में एक्चुअली अफगानिस्तान भी स्टेबल नहीं था। वहां पे दो तरह की सरकार थी, एक तालिबान था और एक नॉर्दर्न अलायंस जिसको हम कहते हैं, उनकी सरकार थी। और इंडिया ने और मैक्सिमम दुनिया के कंट्रीज ने, 2-3 पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया को छोड़कर सब जो है उसी सरकार से डील करते थे, और इंडिया भी करती थी। आई वुड आर्ग्यू, मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर तालिबान तब पावर में रह जाते तो शायद इंडिया तब भी तालिबान से बात कर लेता, बट तालिबान पावर में रहा नहीं ज्यादा दिन। 2001-2 में अमेरिका ने, नेटो पावर ने उनको सरकार से हटा दिया, और उसके बाद वहां नई सरकार बनी, इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज किया, उनको हेल्प किया, और वही पॉलिसी अब फिर कंटिन्यू है। जैसे ही इंडिया ने रियलाइज किया कि अब तालिबान की सरकार बन गई है, तो उन्होंने तालिबान सरकार को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडिया ने नहीं किया है, ऑल्दो रशिया ने कर दिया है और चाइना भी ने भी एक तरीके से कर ही दिया है। तो इंडिया पीछे क्यों रहता? इंडिया की अपनी इंटरेस्ट है, जैसे चाइना और रशिया ने की अपनी बातें कर रहे हैं, या टर्की या दूसरे मुस्लिम कंट्री, यूएई और दूसरे कंट्री अपना रिलेशन अफगानिस्तान से बढ़ा रहे हैं, वैसे ही इंडिया भी अपने इंटरेस्ट को देख के बढ़ा रही है। यहाँ पे मुझे कुछ इसमें कोई गलती नहीं लग रही है, कोई कमी नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। ये जियो पॉलिटिक्स की ये रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं इस सवाल की तरफ जाते हैं कि अब जो उनका देवन दौरा हुआ है अमीर मुत्तकी का, उस दौरे के बाद जो पहले माजी में अब तक देवन को तालिबान से जोड़कर नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता था, अब क्या उस प्रोपेगेंडे पे रोक लग जाएगा? क्योंकि ये जो दौरा हुआ है हुकूमत की मंशा के बगैर, यानी हुकूमत की परमिशन के बगैर तो नहीं हो सकता है, या मुमकिन हो कि हुकूमत के ही इशारे पे दौरा हो रहा हो? ये दो चीजें, हुकूमत के इशारे पे हो रहा है इसका तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक तालिबान के मिनिस्टर अब देवन का दौरा करना चाहते हैं, इसमें मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कोई बाहर से आता है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में, जामिया, जेएनयू, बीएचयू या दूसरे आईआईटीज में बहुत सारी बार होता है जो ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री के लिए उन्हें बुलाया जाता है। सऊदी के किंग आए हैं जामिया में, और दूसरे कई सारे लीडर्स आते हैं, इसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है। आपको मालूम होगा कि ये जो तालिबान के लीडर्स हैं, ये मैक्सिमम सबने मदरसे के ग्रेजुएट हैं, सबने पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया में जो मदरसे चलते हैं वहां से पढ़ाई की है। ये खुद
जो मुत्तकी साहब है वो खुद एक मदरसे के फारिग है। इस मदरसे के बानी जो थे वो देवबंद के एक एल्यूमिनाई और टीचर रह चुके हैं जी। जी जी। तो उन्होंने वो खुद देवबंद एक देवबंदी मदरसा जिसे हम कहते हैं, वो एक देवबंदी मदरसा के फारिग है। और वो एक देवबंदी जो जिस आइडियोलॉजी और इसको बिलीव करने वाले हैं वहां से वो जाना चाहते थे। और शायद आपको मालूम होगा कि देवबंद में उन्हें हदीस की, साइंस ऑफ हदीस, मुहद्दिस, इसकी सनद भी दी गई है। तो ये हम उसको समझने के लिए, ऑडियंस को समझाने के लिए बोले तो एक ऑनररी डॉक्टरेट की तरह आप कह सकते हैं कि जैसे दी जाती है वैसे वहां उन्हें सनद दी। ये होता है कि जो इल्म हदीस जो पढ़ाई जाती है तो आमतौर पर जैसे हम लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वो पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट मिल जाना काफी होता है। लेकिन हदीस में ये होता है कि उस्ताद जो है अपने शागिर्द पर भरोसा का इजहार करता है कि भाई आपने तुमको जो मैंने हदीस पढ़ाई है, क्योंकि हदीस तो एक इस्लाम का इस्लामिक थियोलॉजी का एक बहुत अहम हिस्सा है, अब तुम उसको आगे पढ़ा सकते हो। तो जी इनको जी 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 जो तो आपने कहा, इजाजत तो ये चीज उनके पास ऑलरेडी अपने मदरसे से है। बट ये एक जी जी सिंबॉलिक वो है कि आप देवबंद से, आप कह सकते हो कि अब मैं देवबंद से फारिग हुआ। तो जी 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 ये एक सिंबॉलिक उसका जो मीनिंग है वही मैं बोल रहा था। तो ये इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन आपने जो बोला, जो प्रोपेगेंडा होता है देवबंद को लेके, ये प्रोपेगेंडा मुझे नहीं लगता है कि कम होगा, शायद और बढ़ेगा। फ्यूचर में बहुत सारे लोग इसको यूज करेंगे दिखाने के लिए कि ये लोग कितने ऑर्थोडॉक्स है, कितने कंजर्वेटिव। मैं ऑलरेडी फेसबुक पे देख रहा हूँ इस तरह के पोस्ट कि ये लोग कितने मतलब देवबंद कितना कंजर्वे, जो तालिबानी है वो देवबंद जा रहे हैं, ये बताने के लिए प्रोपेगेंडा है। आपने सही कहा, जब 2021 में जब तालिबान के सपोर्ट में कुछ मुस्लिम बच्चों ने कुछ फेसबुक पे लिख दिया या कुछ इस तरीके की बातें करी, तो उसको योगी सरकार ने उनपे एक असेंबली में बाजाप्ता स्टेटमेंट दिया। उन्होंने उनके खिलाफ, अरशद मदनी के बयान के खिलाफ बाजाप्ता स्टेटमेंट दिया और उन्होंने केस भी कई सारे फाइल हो गए थे कई बार। लेकिन आज उन्हीं को बुलाया जा रहा है। इसमें आयरनी जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कहीं प्रोपेगेंडे की कमी आएगी। हमारे हिंदुस्तान तो फेमस है, प्रोपेगेंडे का मौका मिले तो हर इशू पे कर लेंगे। बट वो एक अलग मुद्दा है आज। पास्ट में नेगेटिव था, अब चूंकि ये दौरा हो रहा है, ऐसे तो जो सरकारी दौरे पे है मुत्तकी और बजाते हुकूमत ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वहां पहुंचाया गया है, तो अब चूंकि हैसियत बदल गई हुई है तो उसका जो आम उम्मीद तौर पर सरकार को देखने का जो नजरिया होगा या अलग होगा, या फिर फ्यूचर में आके उसको इस दौरे को गलत इस्तेमाल कर लिया जाएगा देवबंद के खिलाफ या मौलाना उलमा के खिलाफ। ऑनेस्टली मैं बोलूं तो अगर गलत इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो मैं, अगर होता है गलत इस्तेमाल, तो मैं कोई बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा। हो सकता है कि गलत इस्तेमाल हो जाए। लेकिन सरकार के जो आपने नजरिए की बात करी, हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, भले ही बीजेपी सरकार जितनी भी वो हो, ये एक रियलिटी है जो वो भी समझते हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले, शायद 5 साल हो गए, 2017 की बात होगी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 17 या 18 इस तरह की, कि जब जॉर्डन के किंग आए थे तो उनको इंडिया इस्लामिक सेंटर में दिल्ली में होस्ट किया गया था। वहां मोदी जी भी प्रेजेंट थे और जी वहां पे मोदी जी ने सूफिज्म पे बहुत अच्छा एक स्पीच भी दिया था। तो ये भी एक रियलिटी है इंडिया का, जिसको भले ही उन्हें बहुत पसंद ना हो, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी एक्सेप्ट करना होता है। आप जानते हैं कि वो अजमेर में चादर भेजते हैं या इस तरह की चीजें होती रहती है। बट देवबंद को लेके मैं बहुत होपफुल नहीं हूं कि उनका कोई नजरिया, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन दो सेपरेट चीजें, ऑल्दो रिफ्लेक्शन होती है उनकी एक दूसरे की। लेकिन इंडिया में राइट्स होते हैं या मुसलमानों पे अटैक होते हैं, इसलिए इंडिया का रिलेशन सऊदी अरेबिया से मोदी जी के टर्म में और अच्छा हुआ है। इन दोनों में कोई जी रिलेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सऊदी गवर्नमेंट ने कभी इन इश्यूज को डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट के साथ उठाया भी होगा। आप जानते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी में या दूसरे अरब कंट्रीज में जाके असेंबली में स्पीचेस दिए हैं, उनको वहां के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिले हैं। तो देवबंद गए हैं मुत्तकी साहब, इस वजह से देवबंद को लेके या हिंदुस्तानी मुसलमान को लेके बीजेपी का या आरएसएस का नजरिया बदलेगा, इसमें मुझे बहुत ज्यादा, मैं मतलब ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ। नहीं, मैं नजरिया बदलने की बात नहीं पूछा, मैं फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि देवबंद को ये जोर दिया जाए कि तालिबानी लोग हैं
और फिर कार्रवाई हो, तो ये जो कार्रवाई इस वक्त देखिए, कार्रवाई होनी होती है तो पहले भी हुई है कार्रवाई, देवबंद के बहुत सारे या दूसरे इस तरह के मौलाना जो हैं उनको कार्रवाई पहले भी हुई है, आगे भी होती रहेगी। और बोलने में बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे भी, और ये पहली बार नहीं होगा। देवबंदी तालिबानी है या इस तरीके की बात पहले भी आती रही है और आगे भी आती रहेगी। इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि देवबंद की अगर बात करें, जैसा आपने बोला कि बहुत नेगेटिव इसमें था, तो एटलीस्ट ये 2-4 दिन तो मुझे लग रहा है कि देवबंद की इम्पोर्टेंस जो है वो सारे नॉन मुस्लिम जर्नलिस्ट जो पीछे पीछे गए हैं वो भी कहीं रियलाइज थोड़ा सा तो करेंगे ही। तो एटलीस्ट अभी 2-4 दिन तो देवबंद को लेके एक पॉजिटिव एक वो एटलीस्ट मीडिया में तो है, भले ही ग्राउंड पे उसको लेके लोग तालिबानी बोले या इस तरह की बात। ये एक हकीकत है कि देवबंदी फिक को अफगानिस्तान के बहुत लोग फॉलो करते हैं और उसमें तालिबान के भी जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो फॉलो करते हैं। बट इसको एक्सट्रीमिज्म से जोड़ना वैसे ही है कि हम बोले कि वहाबी फिक करने वाले के सारे फॉलोवर्स एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, या आपको अफगानिस्तान के मुजाहिदीन मूवमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो वहां जब 80s में जब मूवमेंट चल रहा था तो जो मुजाहिदीन थे उसमें कई सारे सूफी लीडर्स थे, कई सारे खानका के जो हेड थे या उनकी जो फैमिलीज थी वो भी मुजाहिद लीडर्स थे, वो भी ये कर रहे थे और वो बड़े बड़े खानका के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके फॉलोवर्स भी उससे जुड़े हुए थे। तो चाहे सूफी को फॉलोवर्स हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे दूसरे, ये एक जो पॉलिटिकल मूवमेंट होती है उसके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं। ये तो एक जनरल एक इस्लामोफोबिया जिसको हम कह सकते हैं कि आप किसी को जोड़ने की कोशिश करते हो, आप पूरे देवबंद को बदनाम करोगे अगर कोई एक दहशतगर्द हो, या पूरे कश्मीर को बदनाम करोगे कोई अगर वहां एक कुछ मिलिटेंट अटैक हो। तो ये तो एक इस्लामोफोबिया है और ये प्रोपेगेंडा है और ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत बदलाव आने वाला है अगले कुछ महीनों या कुछ सालों। रियाज साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो इंटरनेशनल जो रिलेशन है दुनिया के मुल्कों के ताल्लुक, इस अमीर मुत्तकी के दौरे के बाद से कम ये बात तो साफ हो गई है कि मजहब कोई फैक्टर नहीं होता है या आइडियोलॉजी फैक्टर नहीं है, बल्कि दो मुल्कों के अपने अपने आपसी जो मफादात होते हैं वो फैक्टर अहम होता है। क्योंकि अगर मतलब तो सिलसिले में आपकी क्या राय है? जो ये समझते हैं आमतौर पर हम लोग समझते हैं कि इसराइल से हमारी दोस्ती है, इसलिए चूंकि मफादात ये मुल्क का मफाद जुड़ा हुआ है, अगर जिस दिन मफाद नहीं जुड़ा रहेगा उस दिन ताल्लुकात तोड़ने में कुछ देर नहीं लगेगी। देखिए, बहुत ऑनेस्टली और फ्रैंकली मैं बोलूं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि रिलीजन एकदम कोई फैक्टर नहीं होता है। रिलीजन का एक फैक्टर है। रिलीजन भी कई बार कई रोल प्ले करता है कई सरकारों में उनकी पॉलिसी को शेप करने में, क्योंकि हमारा जो रिलीजन है वो हमारे आइडियाज को शेप करता है। चाहे वो बीजेपी सरकार के लिए बोले, वो इजराइल के लिए बोले, अमेरिका के लिए बोले, अफगानिस्तान के लिए बोले, सबकी वो हमारा जो सोच है, अफगानिस्तान की जो बहुत सारी पॉलिसी जिसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं, उनके लिए वो सही है क्योंकि वो उनके रिलीजियस बिलीफ का पार्ट उनको लगता है। तो इस पे हम अलग एक डिबेट है कि वो कितना रिलीजियस है और कितना नहीं है। तो रिलीजन एक फैक्टर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम से नहीं है। ये तो मतलब कोई एथिस्ट होगा तो वो बोलेगा, मैं इस चीज को नहीं मानता। रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एट द सेम टाइम जो आपने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज की जो दुनिया है वो बहुत ही, जिसको हम कहते हैं रियलिस्ट व्यूज ऑफ द वर्ल्ड, रियल पॉलिटिक्स जो होती है, वहां पे नेशनल इंटरेस्ट और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी से सिर्फ इसलिए रिलेशन नहीं रखोगे कि वो मैं मुसलमान हूं तो वो मुसलमान है। आपका जैसे अगर ऐसी बात होती तो फिर तो सऊदी अरेबिया और कतर, ईरान से बोलेंगे तो शिया सुन्नी की बात हो जाएगी। कतर और सऊदी अरेबिया में बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, या कई सारे इस तरह से अरब कंट्री है जिनके आपस में प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो वो तो सब एक ही आइडियोलॉजी को मानने वाले, एक ही लैंग्वेज बोलने वाले, एक ही कल्चर है लार्जली, फिर क्यों प्रॉब्लम हुई? तो और फिर इंडिया सऊदी अरेबिया में क्यों रिलेशन है? तो आपने बहुत सही कहा कि नेशनल इंटरेस्ट जो है, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट जो है, और जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो लार्जर जो ज्योग्राफिकल जो जहां पे हो, साउथ एशिया के अपने चैलेंजेस हैं, अमेरिका के और इजराइल और मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के, सबके अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। और आप उसमें आपको जो सबसे सही लगता है आप उसमें डील करते हो। तो वहां पे
रिलीजियन हर बार एकदम मेन फैक्टर नहीं है। रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है, बट वही सब कुछ डिसाइड करे ऐसा नहीं है। कई बार इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कई कंट्रीज को चुनना होता है और वो इंडिया को फेवर करते हैं ओवर पाकिस्तान, क्योंकि उनका एक इंडिया से कुछ एक इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू पाकिस्तान। जैसे अफगानिस्तान का ही केस अभी हम ले ले तो ये हमें एक हकीकत माननी होगी। फेसबुक पे या इमोशनल लेवल पे लोग या चाय की टपरी पे लोग इस तरह की बात करते हैं कि हर चीज रिलीजन से कई बार जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लार्जर जो जियो पॉलिटिक्स है और जो नेशनल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट का पार्ट है, बिजनेस बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हर कंट्रीज का रिलेशन के ऊपर। तो ये सारे फैक्टर्स है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जी आपने बहुत सही। मैं इस सवाल इसलिए पूछा कि जो भारत, अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी मुल्क भी नहीं है, बल्कि पड़ोसी का पड़ोसी है, लेकिन चूंकि भारत के बहुत सारे मफादात जुड़े हुए हैं, इसलिए भारत ने बहुत तेजी से तालिबान से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की है। क्या ये सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, भारत के इंटरेस्ट का ही तो नतीजा है ना ये? देखिए, जो आपने सवाल जो पहले पूछा उसको यही एक अफगानिस्तान बहुत पहले, ये 1950s की बात है। एक प्रोफेसर है, मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, अमेरिकन एक प्रोफेसर थी जो अफगानिस्तान पे बहुत बड़ी एक एक्सपर्ट मानी जाती थी। उनका मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जब मैं अफगानिस्तान में फील्ड वर्क कर रहा था 2019 में, कि उन्होंने ये समराइज करा था कि ऑल्दो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन इन दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे कभी नहीं रहेंगे और अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान के हिंदुस्तान के क्लोज रहेगा। जिसका मैंने पहले आपको बताया, आपने जो बोला कि अफगानिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान नेवर नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही पॉइंट आउट किया कि 14 अगस्त 1947 के पहले इंडिया और अफगानिस्तान नेवर थे, हजारों साल से। और कई बार तो एक ही सरकार का हिस्सा भी रहे हैं। आज अरशद मदनी साहब ने बताया कि उन्होंने मुत्तकी साहब से बात में ये बात बोली कि जब हिंदुस्तान में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था तो जो एक फर्स्ट गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्जाइल में जो सरकार बनी थी, महेंद्र प्रताप और उबैदुल्ला सिंधी और दीगर जो लोगों ने मिलकर सरकार बनाई थी, सिंबॉलिक एक एग्जाइल गवर्नमेंट, वो काबुल में सरकार बनी थी। और रेशमी रुमाल मूवमेंट के बारे में जो आप जानते हैं, जो उलमा ने चलाई थी, वो उस काबुल उसका बेस था। हम कलकत्ते में बैठे हैं, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडिया से जो रशिया के होते हुए जर्मनी गए और उन्होंने जो अपनी मूवमेंट चलाई, वो इंडिया से पेशावर और फिर जलालाबाद होते हुए अफगानिस्तान काबुल ही पहुंचे थे। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक वो काबुल में थे और फिर वो वहां से रशिया की तरफ निकले। तो ये सब हकीकत है। इंडिया और अफगानिस्तान एक नेवर की तरह ही है, भले ही अब डायरेक्ट नेवर नहीं है, ये हमें मानना पड़ेगा। एक पहली बात, ये साउथ एशिया का पार्ट है वो। दूसरी बात ये है कि जैसा आपने बताया, पॉइंट आउट किया कि जो जियो पॉलिटिकल इशू, जो जियो स्ट्रेटेजिक जो इंटरेस्ट है, वो भी इम्पोर्टेंट है। और इंडिया की मतलब ये बहुत अच्छी पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई बार पाकिस्तान और चाइना को नजर में रख के बनती है। तो इंडिया एक ये, मैं इसमें तो बिलीव नहीं करता हूं, बट एक रियलिस्ट थ्योरी में एक किताब है, इंडिया के एक एक्सपर्ट ने किताब लिखी, एनिमी, वो कई साल पहले की किताब है। कई बार हम कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन जो है वो आपका दोस्त बन जाता है। तो इंडिया कई बार अफगानिस्तान को वैसे भी देखता है, जो बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है, जैसा मैंने बताया। दूसरा, इंडिया का जो एक रीजनल जो एक एम्बिशन है, उसमें चाइना को इंडिया एक अपने बड़े राइवल की तरह देखता है। और चाइना ने ऑलरेडी, अब तालिबान से उनके कई सालों से रिलेशन थे, वो 21 का वेट नहीं कर रहे थे जो इंडिया ने किया एक्चुअली। तो चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन है तालिबान, इसीलिए चाइना, जब इंडियन डिप्लोमेट्स भागे अफगानिस्तान से, तो चाइना के डिप्लोमेट्स नहीं भागे, वो वहीं आराम से थे, क्योंकि उन्हें कोई डर, कोई खतरा नहीं था तालिबान से। लेकिन ये तो इंडिया ने थोड़ी देर कर दी, बट इंडिया इस बार 90s में इंडिया ने बस मिस किया था, वो इस बार मिस नहीं करना चाहते थे, और इस वजह से उन्होंने रिलेशन रखे। यहाँ लास्ट में शायद हम बहुत एकदम आखिर पहुंच गए, मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि इंडिया, मुत्तकी साहब ने भी बोला कि इंडिया हमारा एक अच्छा दोस्त है, और उसके पहले जब करजई और
अशरफ गनी आते थे, वो भी कहते थे, करजई ने फेमसली कहा था कि इंडिया हमारा एक अच्छा दोस्त है। तो उसके बाद ये हर लीडर्स इसको रिपीट करते हैं। और अफगान जब 2021 में जो हुआ था, तब उस वक्त के जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट में जो लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो आज मैक्सिमम लोग जो पूरे दुनिया में बेचारे हैं अलग अलग देशों में, क्योंकि वो अफगानिस्तान में उनके लिए रहना सेफ नहीं उनको फील हुआ, वो लोग बहुत इनसे जो पूरा दौरा है उससे बहुत डिसअपॉइंटेड है एक तरह से। उनको लगता है जी कि जी हिंदुस्तान ने एक तरीके से अपने दोस्तों को बिट्रे किया था, जो कि कुछ हद तक सही है। लेकिन इंडिया की जब एक नेशनल इंटरेस्ट और जियो स्ट्रेटेजी की जब बात करेंगे, तो वहां पे इंडिया ने जो सरकार है वो सरकार से बात कर रही है। वो इंडिया नहीं चाहता था कि अपोजिशन जो है उसको वो इस बार, क्योंकि उन्हें ये क्लियर है कि इमीडिएट अभी अगले कुछ सालों में तो तालिबान की ही सरकार है, तो वो अपोजिशन को अगर के डायरेक्टली सपोर्ट करते, जैसा आपने सुना होगा, ऑल्दो मुत्तकी साहब ने यहाँ पे एक छोटी सी गलती, मतलब गलती तो नहीं बोली, बट हाँ वो एक फॉरेन मिनिस्टर है, वो क्या बोलते, उन्होंने बोला कि हम जब पावर में नहीं भी थे तो हमने इंडिया के खिलाफ कभी गलत बयान नहीं दिया। मुझे बात सही है कि पब्लिकली गलत बयान नहीं दिया होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी एम्बेसी पे और कॉन्सुलेट पे और कई सारे इंडियन वर्कर्स पे अटैक हुए हैं, जो सीधा सीधा क्लियर है कि तालिबान ने के डिफरेंट ग्रुप्स ने किए थे अटैक, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है तालिबान से रिलेशन अच्छा कर रहा है। ये एक, अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। लेकिन इंडिया को थोड़ा एक केयर, जो हमने कल जिसका देखा है एग्जाम्पल के वुमेन जर्नलिस्ट को इनवाइट ही नहीं किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कि मुझे लगता है कि इंडिया को एक ऑल्दो इंडिया डज नॉट हैव मच, जब अमेरिका और अरब कंट्रीज के कहने पे अगर अफगानिस्तान लड़कियों के लिए स्कूल ओपन नहीं कर रहा, तो मतलब कोएड नहीं कर रहे, चलिए मैं फिर भी समझने को तैयार हूँ, बट सेपरेट गर्ल्स स्कूल जहाँ फीमेल टीचर होंगी, ऐसे स्कूल से मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उलमा बोलेंगे कि उन्हें प्रॉब्लम है कहीं भी, अरब से हिंदुस्तान तक कोई उलमा ऐसी बात करेंगे। लेकिन अगर के अमेरिका और सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे कंट्रीज के कहने पे इन्होंने स्कूल शुरू नहीं की है, या अपने बहुत सारी पॉलिसी को चेंज नहीं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के कहने पे बहुत फर्क पड़ता है। बट एक मोरल स्टैंड मुझे लगता है, एक प्रिंसिपल स्टैंड इंडिया को अपना रखना चाहिए। एकदम ब्लाइंडली भी रिलेशन को मतलब एट द एक्सपेंस ऑफ मतलब एक मोरल हिपोक्रेसी भी होगी अगर हम सब चीज को इग्नोर करके रिलेशन बढ़ाए तो। जी, मेरा आखिरी सवाल है, पहले भी मैंने कहा था आखिरी, लेकिन ये आखिरी सवाल है मेरा कि आप जो अफगानिस्तान का दौरा कर रहे थे 2019 में, अब जो वहाँ की न्यूज़ पढ़ रहे हैं, आखिर तालिबान दोबारा उनकी वापसी क्यों हुई? और इस वक्त जो हम तक जो खबर पहुंच रही है, उससे अंदाजा होता है कि तालिबान अफगानिस्तान में एक तरह से चढ़ाव आ गया है, कोई बड़े पैमाने बड़ी बगावत नहीं है। शायद कि गुज़श्ता 15, 16, 17, 18 सालों में ही पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि चंद सालों में अफगानिस्तान में कोई बड़े पैमाने पे बगावत का सामना नहीं, कि हुकूमत स्मूथली चल रही है। आखिर उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं अफगानिस्तान 2 बार गया हूँ, एक बार 2014 में, एक बार 2019 में। तालिबान के आने के बाद अभी तक तो नहीं गया, ऑल्दो अब आई होप के वीजा और ये स्मूथ प्रोसेस हो जाएगी, तो शायद अगले 1-2 सालों में मैं फिर से प्लान करूँ इंशाल्लाह। लेकिन जो आपने सवाल किया, एक अहम सवाल है, तालिबान वापिस क्यों आया, ये एक शायद उसके लिए हमें एक अलग से पूरा एक फिर से एक जी जी डिस्कशन रखना हो कि उसमें जो बहुत ही मोटे मोटे तौर पे बोले तो एक, जैसा आपने बोला, वहां एक बगावत थी और उसको एक रिजेंटमेंट जो बोलते हैं सरकार के खिलाफ था, और उसको तालिबान ने अच्छे से भुनाया और मोबिलाइज किया। दूसरा, देखिए, ये तो हकीकत थी कि वहां एक फॉरेन सपोर्टेड एक गवर्नमेंट चल रही थी, वहां जो बेस था अमेरिका और दूसरे कंट्रीज का, उनके सपोर्ट से चल रहा था। और तालिबान से आइडियोलॉजिकली हमारे जो भी डिफरेंसेस हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि उन्होंने लड़ाई करी और अपने देश को से पहले अमेरिका को और नेटो फोर्सेस को मजबूर किया वहां से जाने के लिए। तो ये तो एक हकीकत है। और वो कैसे पावर में आए, वो एक लंबा डिबेट है, तो मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन जो आपका दूसरा पार्ट है सवाल का, कि वो वहां पिछले 20-30 सालों में एक थोड़ी स्टेबिलिटी, ये हकीकत है। यही वजह है कि जब तालिबान पावर में आया, तो जो कॉमन लोग हैं, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास, आप जानते हैं अफगानिस्तान में
कुछ एक बहुत ही छोटा तबका होगा जो अमीर है, बाकी अफगानिस्तान मैक्सिमम बहुत ही गरीबी में है। तो वो उनके लिए पावर पॉलिटिक्स तो सेकेंडरी है, सिक्योरिटी सब। वो एक मजदूरी करने गया, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं, शादी में गए और वहां बम गिरा और फट गए, 100 और 20-30 लोग 50 लोग मर गए। तो ये जो रोज का ऑलमोस्ट, मैं अफगानिस्तान में जब था, मैं तो जस्ट इलेक्शन के पहले था, तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं बम अटैक और कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन की खबर आती थी। तो उससे तो ये स्टेबिलिटी आई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ऑल्दो कभी कभी कुछ अटैक वहां मिल जाते सुनने को, लेकिन अपोजिशन इमीडिएटली नहीं है, ये भी एक हकीकत है, सही कहा। लेकिन अफगानिस्तान की जैसी सिचुएशन है, पॉलिसी है, क्या हमेशा नहीं रहेगा ये कहना मुश्किल है कितने दिनों तक, क्योंकि कुछ पॉलिसीज जैसे तालिबान की है, वो एक रिजेंटमेंट अफगानिस्तान में नहीं है, ये कहना सही नहीं होगा। रिजेंटमेंट एक कुछ लेवल पे है, वो अभी तक मोबिलाइज नहीं हुई है। और अगर के तालिबान सबको एकोमोडेट करके नहीं चलते हैं, तो 5 साल 10 साल में फिर से प्रॉब्लम, शायद फॉरेन पावर उसको इंस्टिगेट करे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दूसरी कोई कंट्रीज हो, वो अलग चीज है। हर बार कोई ना कोई फॉरेन पावर मोबिलाइज करती है, लेकिन अभी जो है एक स्टेबिलिटी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक एटलीस्ट पीस है। लेकिन क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस हैं, सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड पे एक पूरा देश नहीं चल सकता। तो ये वाली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ओवरऑल एक जनरल एजुकेशन जो सबके लिए पैरिटी हो, या गर्ल्स एजुकेशन को लेके जो एक कंसर्न सभी बहुत सारे ग्रुप्स और कंट्रीज का है, इसको हम डिनाई। लेकिन एक चीज और यहाँ पे पॉइंट आउट, आखिरी मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि 90s के तालिबान और आज के तालिबान में बहुत फर्क है, एटलीस्ट इन देयर पब्लिक रीच आउट। 90s में वो जो अभी वो बहुत पहले से सोफिस्टिकेटेड हो गया, मैं नहीं जानता कि आइडियोलॉजिकली ये बहुत चेंज हुए हैं, लेकिन इन डीलिंग विद इश्यूज वो बहुत पहले से सोफिस्टिकेटेड है। और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि टेम्परेरी क्लोजर है गर्ल्स स्कूल, हम एक सिस्टम बनाएंगे। 4 साल हो गए, अभी तक नहीं बन पाया वो सिस्टम। आई होप कि वो जल्दी शुरू करेंगे। अगर वो इस तरह के पॉजिटिव स्टेप्स नहीं लेंगे तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वहां फिर से रिजेंटमेंट हो। ऑल्दो इन शॉर्ट रन, इमीडिएटली अगले साल 2 साल में तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा कोई पॉलिटिकल कुछ वायलेंट कुछ मूवमेंट वहां बन पाएगा अभी, अनलेस कोई फॉरेन कंट्री बहुत ज्यादा इंटरफेयर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान को लेकर कई अहम सवालात भी हैं और दूर से बैठकर अब अफगानिस्तान को समझ भी नहीं सकते हैं, और ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर दुनिया की आलमी ताकतों को अफगानिस्तान में क्या दिलचस्पी है। जैसे आपने रियाज साहब ने कहा भी कि कोई अगर फॉरनर इसमें कोई दिलचस्पी न ले, तो बहुत सारे सवालात हैं। आइंदा इन तमाम सवालों पे बात करते रहेंगे। रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।